नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा की जो नोटिस है उसे जारी कर दी है। तो ये उसी के संदर्भ में है। आज की वीडियो में हम सारी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे कि फॉर्म भरने से लेकर किस प्रकार से परीक्षा होगी, किस प्रकार से आप लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, फ़ीस कितनी लगेगी, फ़ीस कितनी बार लगेगी, और उन सभी मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे जो इस परीक्षा के लिए आवश्यक होगा। हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में यानी कि इस मात्र एक वीडियो में आपको सारी जानकारी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बनाकर पूरा वीडियो देखें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देशों के बारे में। जी हाँ, यानी कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस प्रकार से लॉगिन करना है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है और क्या क्या आपको फॉर्म में भरना है और क्या क्या पहले से मौजूद रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। जी हाँ, यानी कि सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं कि इस फॉर्म को केवल वही भर पाएगा जिसने पीईटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको प्रमाणीकरण करना होगा, इस बात का आपसे प्रमाण लिया जाएगा कि आपने इस फॉर्म को यानी कि पीईटी का एग्ज़ाम दिया है या नहीं। तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से आप 2 तरह से इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले लिखा हुआ है व्यक्तिगत विवरण के साथ। तो इसमें अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास व श्रेणी संबंधित विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकता है। यानी कि यदि आप लॉगिन करना चाहते हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप ये सब विवरण डालेंगे तो आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा और आप फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा देखिए, ओटीपी के माध्यम से। तो इसमें सबसे पहले तो अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा और साथ में वो मोबाइल नंबर देना होगा, या फिर मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते हैं तो वो वाला ईमेल आईडी देना होगा जो आपने पीईटी के एग्ज़ाम के फॉर्म भरते समय दिया था। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मोबाइल पे, यदि आप मोबाइल नंबर देते हैं तो मोबाइल पे, या फिर यदि आप ईमेल आईडी देते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड किया जाएगा और उस ओटीपी के माध्यम से यानी कि उस ओटीपी को आप इसमें डालेंगे तो आप फिर लॉगिन कर पाएंगे और आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आवेदन किस प्रकार से किया जाना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। इस भाग में लॉगिन के उपरांत अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएँ जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवास, श्रेणी, EWS, क्षैतिज आरक्षण संबंधित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क के हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि का विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा। यानी कि ये सब आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सारे जो डाटा है वो आपका पहले से जो आपने पीईटी के एग्ज़ाम में भरा था, सारा डाटा वहीं से ले लिया जाएगा। तो ये सब आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता यानी कि शैक्षिक योग्यता से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस या नो विकल्प का चयन करेगा। तदुपरांत बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट अथवा रोल नंबर, अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबंधित विवरण आदि अंकित करेगा। जी हाँ, जब आप ये सारा आपका व्यक्तिगत सूचना आपका पहले से भरा हुआ रहेगा, उसमें आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, सारी चीज़ें उस आपका पहले से ही भरा हुआ रहेगा। और फिर जब आप नीचे आएंगे तो उसमें देखिए, इसमें फिर आपको शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए रहेंगे। जैसे आप लोग के लिए देखिए 2 चीज़ें तो महत्वपूर्ण है। एक तो आपको पीईटी एग्ज़ाम आप देने होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, और दूसरा आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। और उसके अलावा भी यदि इसमें कोई डिटेल मांग रहा है यानी कि आपने कोई और शिक्षा ग्रहण किया है तो उसमें आपको यस और नो करना है केवल, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और उससे संबंधित यदि आप यस करते हैं तो उससे संबंधित जो सूचनाएं मांगी जाती हैं, किस वर्ष आपने पास किया, रोल नंबर क्या है या फिर सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता यानी कि शैक्षिक पढ़ लें तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें। यानी कि जो योग्यता दी हुई है, यानी कि आप इसमें सामान्य रूप से इंटरमीडिएट मांग रहा है तो आपका इंटरमीडिएट इसमें पूरा होना चाहिए इस फॉर्म को भरे जाने के लिए। यदि आपने इंटरमीडिएट नहीं किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं।
फिर यहाँ पे देखिए पेज के नीचे की ओर इंटर वेरिफिकेशन कोड लिखा आएगा। उसे जब आप वेरीफाई कोड करके जब आगे बढ़ेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपका जो आवेदन पत्र है वो एक पूरे पेज में खुल के आ जाएगा और जिसमें आपको 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर और सारा विवरण उसमें आपको दिखाई देगा। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो वो जो पृष्ठ होगा वो फ़ोटो तथा हस्ताक्षर के संबंध में होगा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अपलोड की गई फ़ोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी द्वारा इनमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। जी हाँ, यानी कि आप नया फ़ोटो अथवा नया सिग्नेचर आप नहीं लगा पाएंगे। जो भी फ़ोटो या जो भी सिग्नेचर आपने पीईटी के एग्ज़ाम के समय, यानी कि पीईटी का एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय जो भी फ़ोटो और हस्ताक्षर आपने लगाया था वो यहाँ पे प्रदर्शित होगा और उसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और अभ्यर्थी फ़ोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत, यानी कि आप फ़ोटो अपना और हस्ताक्षर देख लेंगे आ रहा है, जब आएगा तो आप कंटिन्यू का बटन दबा देंगे तो आप अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। फिर चलिए देखते हैं कि अगले पृष्ठ पे क्या आपको भरना होगा। देखिए, इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो के संबंध में यस और नो के विकल्प का चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी को एक घोषणा पत्र से सहमत होना होगा। जी हाँ, जब आप अगले पृष्ठ पे बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन तो नहीं है आपकी। जैसे मान लीजिए कि आपने एनसीसी किया है या फिर आपने कुछ आपकी या फिर कोई और योग्यता हो, तो वहाँ पे आपको यस या नो करना है। उसमें फिर आपको विवरण भरना होगा उससे संबंधित। यदि नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बस इंटरमीडिएट ही महत्वपूर्ण है और पीईटी का एग्ज़ाम आपको दिया हुआ होना चाहिए। फिर आपका एक घोषणा पत्र आएगा, उस घोषणा पत्र पे आपको टिक कर देना होगा, यानी कि आप सहमत है उस घोषणा पत्र से। और जब टिक करके सेव एंड प्रोसीड का आपको बटन दबाना होगा। वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस वेरिफिकेशन कोड को आप टाइप करके अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल में उसे सेव और प्रोसीड करेंगे तो ये सारा आपका जो विवरण है वो आपका उसमें दर्ज हो जाएगा। और फिर अब ये अंतिम प्रारूप की ओर बढ़ेगा फॉर्म, और फिर आपका यहाँ पे पेमेंट किया जाना होगा और फाइनल सबमिशन किया जाना होगा। अब ये ऊपर वाली सारी चीज़ें जब आपकी हो जाएंगी तो अंतिम रूप से आपको प्रोसीड टू पेमेंट फ़ीस के लिए ऑप्शन आएगा और फाइनल सबमिशन के लिए ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फ़ी करना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको 25 रुपये का भुगतान करना होगा इस फॉर्म के लिए। और जब भुगतान कर देंगे तब आप पूरी तरह से इसे सबमिट कर सकते हैं। अब भुगतान के रूप में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भुगतान आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो भुगतान आप SBI के ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ई चालान के माध्यम से करिए, अथवा आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर जो दिया हुआ है कि यदि आप तत्काल फ़ीस नहीं जमा कर पाते हैं, यानी कि आपने फॉर्म भर लिया है और आप फीस अभी नहीं जमा कर पाएँ किसी कारणवश, तो जो भी अंतिम डेट दिया हुआ है फ़ीस जमा करने की, यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम डेट जो है 28 तारीख दिया हुआ है, 28 जनवरी। तो 28 जनवरी तक आप कभी भी दोबारा लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा लॉगिन करके आप फ़ीस जमा कर सकते हैं। लेकिन आप 28 तारीख तक फ़ीस अवश्य जमा कर दें, या फिर जो भी निर्धारित किया जाएगा अंतिम दिन, अभी तो 28 तारीख ही है, तो उससे पहले आपको फ़ीस जमा कर लेना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब फॉर्म भरते हैं उसी दिन या फिर कुछ समय बाद ही आपको फ़ीस जमा करना है। आप कभी भी फ़ीस जमा कर सकते हैं, लेकिन 28 तारीख या फिर अंतिम दिन से पहले, यानी कि फ़ीस भुगतान के अंतिम दिन से पहले आपको फ़ीस जमा कर देना है। यहाँ पे देखिए फ़ीस का विवरण दिया हुआ है कि किससे कितना फ़ीस लिया जाना है। तो मैं बता दूं कि सामान्य रूप से हर किसी से जो भी इस फॉर्म को भरेगा सभी को 25 रुपये का फ़ीस देना होगा, और सभी के लिए 25 रुपये ही फ़ीस निर्धारित किया गया है। फिर यहाँ देखिए सबसे मुख्य बात यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसे थोड़ा सा बड़ा लिखा गया है और नीचे की ओर लाइन खींच दी गई है, यानी कि ये कुछ महत्वपूर्ण है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस अथवा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क जैसा कि आयोग या फिर शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।
जी हाँ, तो आप लोगों को एक बात समझ लेना है कि ये जो 25 रुपये आप फीस दे रहे हैं ये बस आवेदन के लिए दे रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का बस एक फ़ीस मात्र है। यह आपके मुख्य परीक्षा का फ़ीस नहीं है, आप लोग को यह बात ध्यान देना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो फॉर्म भरवाया जा रहा है तो ये फॉर्म भरने के लिए सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, यानी कि वो पीईटी का एग्ज़ाम पास हो और इंटरमीडिएट यदि पास हो तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। यानी कि अभी इनके पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है कि कितने विद्यार्थी इस फॉर्म को भरेंगे। तो जब आप इस फॉर्म को भर देंगे 25 रुपये शुल्क के साथ, तो अब उनके पास जाके कहीं डाटा मौजूद होगा कि कितने विद्यार्थी इस परीक्षा को देने वाले हैं, यानी कि मुख्य परीक्षा को देने वाले हैं लेखपाल के, और कितने आरक्षित वर्ग के हैं या फिर कितने सामान्य वर्ग के हैं। सारा डिटेल तब उनके पास जाएगा और फिर उसी हिसाब से जितनी संख्या में वह बच्चों को बुलाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, उसी हिसाब से कट ऑफ जारी किया जाएगा, यानी कि उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि जो जो पेपर देने वाले हैं। और फिर जब शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा तो फिर जो प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, तो केवल उन्हीं विद्यार्थियों का जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, केवल उन्हीं को फीस जमा करना होगा दोबारा। और जिनका नाम नहीं आता है मुख्य परीक्षा के लिए, उन्हें फ़ीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका प्रक्रिया बस यहीं 25 रुपये फ़ीस देने के बाद ही समाप्त हो जाएगा। तो ये आप लोग को बात ध्यान रखनी होगी कि यह मुख्य परीक्षा के लिए फ़ीस नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी निर्धारित भी नहीं की गई है कि मुख्य परीक्षा के लिए फ़ीस कितना लिया जाएगा, वो आयोग बाद में निर्धारित करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर पीईटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा या फिर परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जी हाँ, तो आप लोग जब फॉर्म भर के अंतिम सबमिशन कर दे रहे हैं तो सभी लोगों को प्रिंट आउट ले लेना है, यानी कि एक हार्ड कॉपी अपने पास इस फॉर्म की रखनी है, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको बाद में पड़ सकती है। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तो उस समय इस फॉर्म की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो फिर नीचे देखते हैं कि यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित फीस शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहा है, तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर जाकर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए लिंक अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक कर विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्रिंट कर सकता है। यानी कि यदि आपने भुगतान किया है लेकिन आपका जो तत्काल, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप फीस जमा करते हैं इन सब फॉर्मों के लिए तो कई बार फीस वो फंस जाता है कहीं बीच में, कहीं बैंक में या फिर कहीं थर्ड पार्टी के पास वो फीस फंसा रह जाता है, तो आपका फाइनल जो सबमिशन होता है वो नहीं हो पाता, यानी कि आप प्रिंट आउट फाइनल नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति इसमें बताया गया है कि उसी वेबसाइट के होम पेज पे आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे डबल वेरिफिकेशन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फीस का विवरण मांगा जाएगा बाद में। यदि आप तत्काल नहीं निकाल पा रहे हैं तो बाद में कभी भी आप ऐसा करके आप फाइनल सबमिशन ले सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं आवेदन पत्र में संशोधन, यानी कि आप आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। अभ्यर्थी आवेदन फीस शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है, यानी कि आप संशोधन तभी कर सकते हैं जब आपने फीस लास्ट रूप से सबमिट कर दिया है और आपका पूरी तरह से आवेदन भरा जा चुका है, तब आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट की मुख्य पृष्ठ एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर पीईटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करेंगे। तदुपरांत अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी और इस ओटीपी को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फॉर्म प्रदर्शित होगा। यानी कि आप यदि संशोधन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपने कुछ गलती कर दिया है, तो फिर जब आप फीस जमा कर देंगे और फाइनल सबमिशन हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे मॉडिफाई एप्लीकेशन का बटन वहाँ पे क्लिक करके दोबारा लॉगिन करके आप उसको फिर से सुधार सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि किस किस चीज़ों में सुधार आप कर सकते हैं, इसका विवरण नीचे दिया हुआ है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरण को ही संशोधित कर सकता है।
उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है कि नाम के वर्तनी में गलती, यदि आपका नाम गलत हो गया है, थोड़ा बहुत एक दो अक्षर इधर उधर हो गया है, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। पिता के नाम को आप सुधार सकते हैं, और पत्राचार का जो आपका पता है उसमें आप सुधार कर सकते हैं। फिर अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, ये सब में आप सुधार कर सकते हैं यदि आपने कहीं कोई गलत क्लिक कर दिया है तो। फिर देखिए जाति की श्रेणी जैसे सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये इसमें आपने कोई गलती किया है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। लिंग यानी कि अपने जेंडर में आप सुधार कर सकते हैं। फिर आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधित दर्ज किया गया विवरण भी आप इसमें सुधार सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे क्या दिया हुआ है कि आवेदन पत्र में संशोधन इस विज्ञापन में उल्लेखित संशोधन की अंतिम तिथि 4/2/2022 तक ही अनुमान्य है। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य होगा। जी हाँ, यानी कि 4 फरवरी तक आपको संशोधन पूर्ण कर लेना है। यदि आपको लगता है कि आपने फॉर्म में गलती कर दी है तो 4 फरवरी तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी सुधार संभव नहीं होगा। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि कितने पद हैं और किन किन वर्गों के लिए कितना कितना पद दिया हुआ है। तो इसका सारणी 1 में इसका विवरण दिया हुआ है, इसे हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आयु अगर देखें तो आयु इसमें मांगा गया है 18 से 40 साल तक के बीच में आपको होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 1 जुलाई 2021 को, यानी कि 1 जुलाई 2021 को आपको 18 साल का हो जाना चाहिए। यानी कि आप 18 साल से यदि कम है 1 जुलाई 2021 को तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और आपको 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2021 तक आप 40 साल से यदि अधिक हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और यदि 1 जुलाई 2021 को आप 18 साल से कम हैं तो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसमें यदि हम अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग की बात करें तो इसमें 3271 पद दिए गए हैं। अनुसूचित जाति यानी कि SC की बात करें तो इसमें 1690 पोस्ट दी हुई हैं इनके लिए। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की बात करें तो 152 पद हैं उनके लिए। यदि OBC की बात करें तो 2174 पद हैं और EWS के लिए 798 पद इसमें हैं और कुल पद जो हैं वह 8085 पद इसके यानी कि लेखपाल के इसमें दिए गए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनिवार्य अर्हता यानी कि शैक्षिक योग्यता की आपकी क्या होनी चाहिए। सारणी 3 में इसका विवरण दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो अनिवार्य अर्हता है तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण अवश्य होना होगा। यानी कि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वह इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है इसमें। और इसके अलावा यदि कोई अधिमानी अर्हता यानी कि अदर कोई आपका अर्हता है यानी कि आपकी शैक्षिक योग्यता है तो उसके बारे में क्या बताया गया है। अन्य बातों में समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। यानी कि यदि बाद में आपका जो नंबर है यानी कि किसी 2 लोगों का एक ही नंबर आ रहा है यानी कि 2 लोगों को एक ही अंक प्राप्त हुआ है तो यदि उनमें से किसी एक के पास इस प्रकार की योग्यता होगी यानी कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक यदि उसने सेवा किया हो या फिर उसके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC का उसके पास यदि B ग्रेड का प्रमाण पत्र उसके पास है तो उसे पहले मौका दिया जाएगा। यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब हम नई वीडियो डालें इसके संदर्भ में तो आपको उसकी जानकारी हो सके। यदि आपके मन में किसी प्रकार का संशय है तो उस संशय को दूर करने के लिए कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि उस प्रश्न से संबंधित जानकारी मेरे पास हुई तो उसकी जानकारी आपको अवश्य दी जाएगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।